नमस्कार मित्रगणों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ट्रायंगल टाइम। यहां आपको देखने को मिलती है तरह तरह की वीडियो। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की बात करें आज के टॉपिक की, तो हम सरकार के ही बारे में बात करेंगे। सरकार का एक नया नियम, नया कानून लागू हुआ है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। तो अभी जीएसटी, एनआरसी, सीएए और किसान फॉर्म बिल के बाद अब आ गया है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। आइए अभी देखते हैं किसान के सरकार के पिछले नियमों के बारे में। दोस्तों, 2013 में आए एक सुनामी के नाम पे हर हर मोदी में मोदी सरकार बनी, जहां सारी सरकारों का पत्ता ही ढह गया। उसी सरकार की कामयाबी थी सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनी 182 मीटर्स की। 1 नवंबर 2018 को सरदार पटेल की स्टैचू बनी। स्टैचू की जो लागत थी वो 3000 करोड़ रुपए थी। और मोदी सरकार के एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का कहना था कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उससे जो हमें इनकम होगी वो पर ईयर, स्टैचू ऑफ यूनिटी के 4 साल बाद से, बनने के 4 साल बाद से पर ईयर 1 लाख करोड़ मिलेगा हमें। उनका मैथ तो क्या ही बोले, वो माशाल्लाह है उनका मैथ। पर हम बताते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऑफिशियल बयान के हिसाब से 27 लाख विजिटर पहले साल में 2018 से 2019 के बीच में स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आए थे। और जिससे इनकम हमें मिली थी, जिससे वहाँ पे जो इनकम हुआ था वो था टोटल 80 करोड़ रुपए का। अब ध्यान दीजिएगा, 3000 करोड़ की एक स्टैचू बनती है 2018 से 19 में, जिसपे जो कमाई होती है उसकी 80.68 करोड़ रुपए होती है, जिसमें वहां पे काम कर रहे एम्प्लॉय का भी पैसा है, वहां पे क्लीनिंग, मेंटेनेंस, और वहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद सरकार का या वहां के जो डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहां उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से एक डायनासोर की भी स्टैचू बनाई जो 30 फीट की थी। और 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 1 हफ्ते में वो स्टैचू टूट गया। मतलब 2 करोड़ रुपए 1 हफ्ते में समाप्त कर दिए गए। जो पैसे थे हमारे और आपके, उसका हिसाब सरकार तो नहीं देगी। वो कह देगी थोड़ी सी लापरवाही थी, कुछ डिपार्टमेंट उसमें कुछ डिपार्टमेंट को या कुछ लोगों को सजा मिल जाएगी और फिर काम खत्म हो जाएगा। हम बात क्यों कर रहे हैं? हम बात करें नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। हम आते हैं मुद्दे पे, पर सरकार की कुछ कामयाबियां तो गिना दें हम। सरकार ने जो कामयाबी, जो मास्टर स्ट्रोक खेला है हमारे साथ, उसमें से एक सरदार पटेल की स्टैचू भी थी। अगर हम 3000 करोड़ रुपए किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में लगाते, किसी स्किल डेवलपमेंट में लगाते, तो शायद रोजगार बढ़ता। प्राइवेटाइजेशन को मोटो देने वाली अपनी यह सरकार, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली यह सरकार भूल गई शायद कि 3000 करोड़ रुपए में पीयूष गोयल कहते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का इनकम होगा, वो 80 करोड़ ही इनकम होता है, वो भी पहले साल में। पता है, जब एक शादी होती है ना घर में, तो दुल्हन को देखने के लिए पूरा रिश्तेदार चला आता है, पूरा रिश्ता दुल्हन का मुंह दिखाई करने के लिए आता है। हमारे यूपी में ऐसा होता है, बाकी राज्यों का पता नहीं। तो दुल्हन नई नई जब होती है ना, उत्सुकता रहती है देखने को, देखिए कैसन हो उनका दुल्हनिया। उसी तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी उत्सुकता का कारण था पहले साल में 2018 से 2019 के बीच में। फॉरेन विजिटर्स की छोड़िए, टोटल विजिटर 27 लाख थे और टोटल इनकम होती है 80 करोड़ रुपए। 65 लाख और जोड़ लीजिए उसमें, उसको मत छोड़िए, बहुत कीमती है पैसे। 2018-19 के बाद कौन सी गारंटी है कि हर साल 27 लाख लोग आएंगे और 80 करोड़ का इनकम देंगे? आपको पता है पीयूष गोयल के बयान, ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री बन बैठे हैं, अशिक्षित केंद्रीय मंत्री मैं इन्हें कहना चाहूंगा, क्योंकि इनका जो रेशियो है ना कमाने का 1 लाख करोड़ का, अगर 27 लाख लोगों के हिसाब से देखा जाए तो पर व्यक्ति इनकम होती है 3 लाख समथिंग हजार रुपए। मतलब कि एक व्यक्ति आएगा और 3 लाख रुपए का टिकट लेगा जब, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखेगा या 3 लाख का वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। इनकी अक्ल घास चढ़ने गई है। इनको कौन समझाएगा कि 1 लाख करोड़ का 27 लाख विजिटर्स पे नहीं हो सकता? ये केवल बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की सरकार है ये। अब इनके नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक के बारे में। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक 2, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जब लगा, हमने देखा नोटबंदी के समय रातों रात नोटबंदी हो गई
और पूरी जनता हाहाकार मच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माता जी को भी भेजा था एटीएम्स के लाइन में। एक दिखावा था, केवल मैं कहना चाहूंगा एक दिखावा था मात्र। उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री की मां भी लाइन रखती। मुझे बताइए कि एक अफसर की मां, एक लोकल डीएम की बात कर लें, जिले की डीएम की बात कर लें, उसकी मां भी ना घर पे रहेंगी, उसकी माता जी जब, तो आराम से रहेंगी। कौन सा ऐसा अधिकारी है जो अपनी मां को लाइन में लगाएगा? पर प्रधानमंत्री ने लगाया, चलो उत्साहवर्धन के लिए, साहस के लिए, लेकिन उनकी माताजी की उम्र भी है, उन्होंने एटीएम की लाइन में लगा दिया। उनकी माताजी को ऐसी कौन सी पैसे की कमी आ गई थी, ऐसे कौन सी अर्जेंसी आ गई थी? मैं पर्सनली बताऊं, अगर हमारे यूपी में या हमारे पूरे इंडिया में जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता ना, तो माँ बाप को आराम देने लगता है। प्रधानमंत्री को आराम ही नहीं दे रहा है अपने माता पिता को। उन्होंने कहा था कि 30% काला धन वापस आएगा। 30% काला धन की भी बात कर लेते हैं हम। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 99.3% पैसा इंडिया का वापस आ गया करेंसी चेंज करने में, जो कि व्हाइट मनी था, काला धन नहीं था। क्योंकि अगर काला धन होता तो वापस नहीं आता, बैंक रिकॉर्ड चेक करता। एसबीआई ने कहा था कि 30% पैसा काला धन है, और मोदी जी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, पर 99.3% तो पैसा वापस आ गया। मतलब 16,000 करोड़, जो बाकी 3% के बाद बचे, 0.3% के बाद 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ का भी हिसाब देता हूं मैं। 3,000 करोड़ नेपाल में, 3,500 करोड़ जो अटके हुए हैं अभी तक वापस नहीं आए एज अ फॉरेन करेंसी। कुछ पैसे जो एनआरआईज फॉरेन गए थे, वो इंडियन करेंसी लेके अटके हुए, वो नहीं दे पाए। ठीक, कुछ मंदिर के चंदों में पड़े हुए हैं डब्बों में, जो कि बैंक ने वापस लिया ही नहीं। ब्राह्मण वहां के जो महाराज, जो महाजन होते हैं, वो कहते रह गए, बैंकों ने वो करेंसीज ली ही नहीं। 2 साल हो गए आरबीआई को गिनते गिनते पैसा। कितना पैसा वापस आ गया? 99.3%। टोटल पैसा वापस आ गया। मोनेटाइजेशन का मतलब फेलियर। ये था मास्टर स्ट्रोक नंबर 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक नंबर 3। मास्टर स्ट्रोक 3 है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ मध्य रात्रि में जीएसटी, गुड्स एंड सिंपल टैक्स। प्रधानमंत्री जी ने बड़े शोरगुल के साथ, बड़े मंच के साथ इसको लागू किया। मध्य रात्रि में बड़ा प्रचार हुआ इसका कि एक नेशन एक टैक्स। इतना कॉम्प्लिकेटेड निकला ये टैक्स कि 0 से लेके 5%, 12%, न जाने 16%, कितने परसेंट, 28% टैक्स, एक नेशन एक टैक्स के जगह पे न जाने कितने तरह के टैक्स लगा दिए गए। और पता है, शराब पे टैक्स नहीं लगा, तंबाकू पे टैक्स नहीं लगा। एक नेशन एक टैक्स की बात होती है। पेट्रोल पे नहीं लगा, पेट्रोल बिना लगे ही बढ़ा जा रहा है। सपोज इस पे जीएसटी लग गई होती तो न जाने वो कहां पहुंच गया होता। ठीक है, कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोगों को, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं जर्नलिज्म के, जो यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, जैसे प्रज्ञा मिश्रा के, न जाने कितने लोगों के। मोदी के जो भक्त है ना, कहते हैं कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, दे देंगे। ठीक है, दे देंगे। हम बात करेंगे अभी इन सब चीजों की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में। फेलियर निकला एक, न जाने एक नेशन एक टैक्स के नाम पे न जाने कितने टैक्स थोप दिए, जो सरकार को बाद में खुद ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड कि जो जीएसटी था वो एक इनवॉइस बिल पे डिपेंड करता था कि कितना सेल होगा, कितना प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। अब जो छोटी उद्योग कंपनियां थी ना, उन्होंने फेक इनवॉइस क्रिएट करना शुरू कर दिया और उन्होंने फेक टैक्स अपना दिखाना शुरू कर दिया, और जिसपे जीएसटी का मिट्टी पलीद हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक की, मोदी। मास्टर स्ट्रोक 4, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक 4 है CAA NRC। ठीक, आइडेंटिटी की तरह इसको प्रेजेंट किया गया कि जो लोग इंडिया के हैं वही रहेंगे, बाकी को अलग किया जाएगा एंड समथिंग। ये CAA NRC था, जिसपे न जाने कितने प्रोटेस्ट हुए। मुस्लिम एक कम्युनिटी जो है वो बहुत प्रोटेस्ट की, जिसमें टेररिस्ट भी घोषित किए गए। बहुत सारे जामिया में, AMU में न जाने कितने स्टूडेंट्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, जो देश के खिलाफ बातें कर रहे थे। आज़ादी आज़ादी, कुछ लोगों को आज़ादी चाहिए थी। वो एक्चुअली आज़ादी ना, वो 1947 से पहले वाली आज़ादी नहीं मांग रहे थे, वो गरीबी से आज़ादी मांग रहे थे, वो CAA NRC से आज़ादी मांग रहे थे। मुझको ये बताइए कि जो लोग मोदी भक्त देख रहे हैं कि एक ऐसी सरकार जो आती है जिसका हर कानून अगेंस्ट ही जाता है पब्लिक के,
जिसका हर कानून पब्लिक विरोध ही करती है, जिस कानून का डीमोनेटाइजेशन में पब्लिक लगी, न जाने कितने लोग भीड़ में मरे, सीए एनआरसी में न जाने कितने दंगे हुए, जीएसटी में न जाने कितने व्यापारी सड़क पर आए, कितनों के जो स्वरोजगार की बातें करते हैं कि अगर 1 अरब 21 करोड़ की आबादी 2011 के हिसाब से, अगर 1 अरब 21 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति स्वरोजगारी उत्पन्न कर ले तो नौकरी कौन करेगा, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। बात करते हैं सीए एनआरसी की। सीए एनआरसी में कोई जरूरत नहीं थी लाने की, कोई आवश्यकता नहीं थी। एक स्ट्रिक्ट रूल, हमारा शासन प्रशासन जो है ना बहुत चीजें हैंडल कर लेता है। ये जो क्या बोलते हैं रिफ्यूजीज की बातें करें तो रिफ्यूजीज को हैंडल कर लिया जा सकता था, पर सीए एनआरसी एक हिंदुत्व की सरकार बन गई है। एक हिंदुत्व हिंदू नहीं है, हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदू वो होते हैं जो आस्था और भगवान में बिलीव करते हैं, हिंदुत्व वो है जो सैनिक प्रकट हो रहे हैं हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, ठीक है। श्री राम को किसी हिंदुत्व की जरूरत नहीं थी। प्रभु श्री राम एक आस्था है। जब हमें तकलीफ होती है प्रभु श्री राम को याद करते हैं कि श्री राम हमारी मदद करो, श्री राम प्रकट हो जाते हैं। हम ना श्री राम हथियार लेके आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, ना कुछ, ना ही ऐसे गीदड़ सैनिकों की उनको आवश्यकता है जो आजकल किसी दल के नाम पर प्रसिद्ध हो रहे हैं, जो श्री राम की रक्षा करने को। उन गीदड़ों की आवश्यकता नहीं है श्री राम की रक्षा करने के लिए, ना हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं, ठीक है, और हम भारतीय भी हैं। मास्टर स्ट्रोक 5 की बात करते हैं इनके, आइए देखते हैं। मास्टर स्ट्रोक 5 मोदी जी का फॉर्म बिल, किसान बिल। जिस समय लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं एक्चुअली, ठीक है, इन्हीं के मंत्री का बयान था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। खट्टर साहब ने कहा था ना, मतलब हम अंधे थे, जो मरा वो पागल थे, जो ऑटो में अपने परिवार वालों को लेके जा रहे थे, जो रिक्शों पे लेके जा रहे थे, जो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए, जो हॉस्पिटल में पहुंच के ऑक्सीजन के बगैर मर गए, वो पागल थे। ये मंत्री सही हैं, इन्होंने कह दिया ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, किसी की डेथ ही नहीं हुई, तो हुई नहीं, हम बातें मान लेते हैं, ठीक है। लॉकडाउन के सिचुएशन में जहां पब्लिक का आना जाना बंद था, जहां संसद बंद चल रही थी, वहां पे फॉर्म बिल कैसे पास हो गया? ना चर्चा हुई ना कुछ। किसान बिल की आवश्यकता क्या थी? देश जूझ रहा था पेंडेमिक से और ये बना रहे थे किसान बिल। हमने अमेरिका में देखा, हर जगह देखा कि जहां प्राइवेटाइजेशन फार्मिंग सेक्टर में हुआ, वहां फॉर्मलाइजेशन खराब हो गया, वहां पे किसान बेकार हो गए। ये अपने हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बजट बनाते हैं। इन्होंने कहा कि किसान देश के किसी भी कोने में अपना अनाज बेच देगा। सपोज पंजाब में रहने वाला एक किसान गेहूं को उगाता है, उसका पैदावार बढ़ाता है कि वो लेके कर्नाटका बेचने जाएगा, वो लेके तिरुवनंतपुरम बेचने जाएगा। जो किसान अपने गेहूं से 1300 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया एक क्विंटल में कमाता है, वो कितना भाड़ा लगाएगा जो तिरुवनंतपुरम चला जाएगा? जो उसी 1300 रुपए में से गेहूं के पानी भराता है उसका बजट निकालेगा, पानी के साथ बिजली का बिल बजट भरेगा, फिर अपने बच्चों का पेट भरेगा, उसके बाद सब कुछ करेगा। अभी तक कर रहे थे, जो कुछ सवाल कर रहे थे ना कि किसान का बेटा आईफोन लेके चल रहा है, गुच्ची के जूते पहन रहा है, सबका हिसाब देता हूं मैं। किसान का बेटा ना जो एमएसपी पे कमा रहा था, कनाडा जो घूम के जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर कनाडियन जो है इंडिया से गए हैं वो पंजाब या हरियाणा से होते हैं, वो कनाडा गए, उनका बेटा, किसान का बेटा कनाडा गया, वो एनआरआई बना, वहां से कमाया आया, वो गुच्ची के पहने, क्या आईफोन लेके घूमे, वो कुछ भी लेके घूमे, आपसे क्या मतलब? क्या आप चाहते हो कि मंत्री जो है वो फॉर्च्यूनर में घूमे, लेकिन एक किसान का बेटा गुच्ची नहीं पहन सकता या आईफोन नहीं ले सकता? 1 लाख का आईफोन और न जाने कितने लाख की फॉर्च्यूनर, न जाने कितने लाख की स्पोर्ट्स बाइक लेके नेता के बेटे घूमते हैं। खुद अरुण जेटली के पास देख लीजिए कौन सी कार थी पड़ी हुई। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि एक राष्ट्रपति की सैलरी 6 लाख 7 लाख होनी चाहिए और प्रधानमंत्री की सैलरी 5 लाख? सारी सुविधा के बाद भी इनके लाखों रुपए सैलरी है, और यहां एक मॉल में काम करने वाला लड़का 8000 सैलरी कमाता है, जो 12 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे। जिनको टूरिज्म फ्री है, रेलवे फ्री है, एयरलाइंस फ्री है, इन अदर कंट्री ट्रेवल्स फ्री है, सारा जो है सरकारी खर्चे से निकलेगा, उसके बाद भी लाखों में सैलरी। अचानक इनके आने के बाद ही ना इतना पैसा बढ़ा।
एक जो ये प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो, मैं प्राइवेट की बता दूं, एक प्राइवेट किसी मॉल में जब आप जॉब करने जाते हो ना, 12th की या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन लेके 10 घंटे काम करने का आपको मिलता है इन रूरल सिटी या नॉर्मल सिटीज में 8 से 10,000 रुपए। मेट्रो सिटी की बात करें आपको मिलता है 12 से 14,000 रुपए, बहुत हाईएस्ट 15,000 रुपए। एक सफाई कर्मी की सैलरी की बात करें सरकारी 30,000 रुपए, 25,000 रुपए, ऐसे वो कमाता है। मतलब एक सफाई करने वाला कमाता है 25,000 20,000 से ऊपर। और एक मॉल में प्राइवेटाइजेशन आने के बाद या प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन प्रॉपर्टी के अंदर काम करने पर उनको मिलता है 10 घंटे काम करने पे 8,000 से 14,000। और एक सरकारी व्यक्ति जो 8 घंटे सफाई करके करता है 20 से 25,000। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस जान लीजिए, ठीक है। सैलरी हो जाएगी आपकी कम, सरकार तो कुछ भी करेगी, मोदी भक्तों आपको भी झेलना पड़ेगा, आने वाले समय में आपका बेटा भी झेलेगा। आइए अब बात करते हैं इनके नए नियमों के बारे में, जो ये नए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का प्राइवेटाइजेशन लेकर आए हैं। उसमें क्या है नेशन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में कहा गया निर्मला सीतारमण के हिसाब से कि जो सरकारी संपत्तियां ना, लैंड उसके बेचे नहीं जाएंगे, केवल एक हिस्सा दिया जाएगा, शेयर दिया जाएगा प्राइवेट कंपनियों को एक टाइम लिमिट में कि इतने समय में उतने वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगा, कोई लैंड बेची नहीं जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इनमें नेशन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या क्या चीजें आती हैं। पूरा लिस्ट लिख रखा मैंने, बात करता हूं। 26,000 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन के हाथों में चली जाएंगी। 400 से ज्यादा या 400 तक रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज हो जाएंगे। 90 पैसेंजर ट्रेन भी प्राइवेटाइज कर दी जाएगी। 1400 किलोमीटर का लंबा एक ट्रैक प्राइवेटाइजेशन के हाथों में दे दिया जाएगा। 265 रेलवे गोदाम भी चले जाएंगे प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में। 741 किलोमीटर की कोंकण रेलवे जो है ना हमारी, वो भी चली जाएगी प्राइवेटाइजेशन के हाथों में। 244 किलोमीटर लंबा माउंटेन हिल रेलवे, जो माउंटेन हिल है जहां पे रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं, वो चली जाएंगी प्राइवेटाइज के गर्भ में। 637 किलोमीटर लंबा फ्रेट कॉरिडोर जो है वो भी चला जाएगा प्राइवेटाइजेशन के हाथों में। रेलवे का जो 15 स्टेडियम है वो भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। रेलवे का स्टेडियम भी नहीं टिका सरकार के हाथों में, वो भी नहीं संभाला जा रहा है, पता नहीं क्या करेंगे ये। रेलवे की कॉलोनी भी कुछ हैं जो प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी। इन सब चीजों से 26 इन रेलवे की प्रॉपर्टीज से सरकार का आंकड़ा है 1,52,496 करोड़ की कमाई का। मतलब कि अपनी ही प्रॉपर्टी, एक जो सोना है वो रख दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन के हाथ में, फिर उससे लोन ले लिया जाएगा एक तरह का। ओके, मतलब 70 सालों में क्या किया सरकार ने, इनकी सरकार से पहले बहुत बड़ी बातें की जाती थी। 70 साल, ये 70 साल का पैदा किया हुआ विकास है जो अब आप दे रहे हैं किसी पर्सनल व्यक्ति के हाथों में, पर्सनल कंपनी के हाथों में। यही वो विकास है जो आपके आने के बाद विकास बड़ा तो नहीं हुआ, उसी उम्र का हो गया, लेकिन आपने उसे हटा दिया था। यही वो विकास है मोदी जी या भारत सरकार, यही वो विकास है जिसे आप आज प्राइवेटाइज करके 1,52,496 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं, अपनी ही प्रॉपर्टी किसी की और के हाथों में करके। इन सब से आगे देखते हैं, पहले आगे देख लेते हैं, हवाई सेक्टर की बात कर लेते हैं, एयर एविएशन की। अभी तक जो है एयर एविएशन जो संभाल रहा था वो AAI, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया संभाल रहा था। इनमें जो है 18% प्राइवेटाइजेशन कर दी जाएगी, जिसमें 25 एयरपोर्ट्स लगभग आते हैं, और 4 साल में 20,782 करोड़ कमाने का इनका इरादा है। इससे इनका आंकड़ा है, आंकड़े की भी बात करेंगे, आंकड़ा क्यों बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो 35,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा इन्होंने। लक्ष्य रखा, ध्यान रखिएगा, 35,000 करोड़ कमाया नहीं है, कमाएंगे भी नहीं, क्यों वो भी बात करूंगा। BSNL के जो बिछाए सारे ऑप्टिकल फाइबर्स है ना, वो भी प्राइवेटाइज हाथों में दे दी जाएंगे। क्या जियो के पास अभी कम जो फाइबर्स थे, ऑप्टिकल फाइबर, जो अभी प्राइवेटाइज सेक्टर को भूखे ही पड़े हुए हैं ये फाइबर्स के लिए, ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए। बात करते हैं बिजली सेक्टर की, बात करते हैं। बिजली बनाने वाली जो कंपनियां है ना, उसमें जितनी कंपनियां नहीं, सॉरी, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उससे 40,000 करोड़ कमाने का इरादा इनका 4 साल में। बिजली ट्रांसमिशन की बात करें, जो हमारे घर घर तक पहुंचाती है,
उनसे इनका आंकड़ा है 45,000 करोड़ कमाने का। ठीक है, देश के स्टेडियम भी निजीकरण कर दिए जाएंगे, सारे स्टेडियम। ठीक है, उससे इनका आंकड़ा है 17,450 करोड़ कमाने का। और एफसीआई के गोदाम जो पुराने बंद पड़े हुए हैं या जो पुराने हो चुके हैं उससे भी मोनेटाइज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनके आलोचकों की। तो आलोचकों में सबसे बड़ा आलोचक इनका निकल गया है, इनका एक सपोर्टिव आरएसएस का मजदूर यूनियन ट्रेड संघ, जो भी है ट्रेड मजदूर यूनियन संघ। इस संघ का कहना है कि ये जो सरकारी संपत्तियां प्राइवेटाइज के हाथों में दी जा रही है ना, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, एक तरह से घर का गहना गिरवी रखने के बराबर है। अंधभक्तों से मैं कहना चाहूंगा कि जाके आंकड़ा, सो कॉल्ड आंकड़ा चेक करें बेरोजगारी का, जीडीपी गिरने का और विश्व गुरु बनने का, कितना बड़ा आंकड़ा सामने आया है आपका, वो आंकड़ा चेक करें। अंधभक्ति में देखिए एक जो ट्रेंड फैला जा रहा हमारा कि यदि हम किसी को सपोर्ट कर देते हैं फिर उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उस चीजों को सबसे बड़ी गलती अपनी माननी चाहिए। हर आम आदमी की गलती है। यदि वो कांग्रेस का सपोर्टर है तो वो कांग्रेस का ही अंधभक्त बना बैठा हुआ है, अगर वो बीजेपी का सपोर्टर है तो बीजेपी का ही अंधभक्त बना हुआ है। ये सरासर गलत है। ये जो सरकारें हैं ना, ये अपना फायदा देखती हैं। आपको क्या करना है, आपके पास एक वोट है, वो एक सबसे बड़ी न्यूक्लियर बम है जो इनको गिरा देगी। आप किसी के अंधभक्त मत बनिए, मैं यही कहना चाहूंगा, आप किसी के अंधभक्त मत बनिए, उसकी सही और गलत चीजों का देखिए। प्राइवेटाइज देने में हाथों में सबसे बड़ी जो दिक्कतें आएंगी वो पता है क्या है? जब इन सेक्टरों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, जस्ट एग्जांपल रेलवे की बात करें तो जो रेलवे मिडिल क्लास फैमिली को सर्वाइवल के लिए सरकारी नौकरी अच्छी प्रोवाइड करता था वो चली जाएगी, वो हो जाएगी प्राइवेटाइज। एक रिजर्वेशन होती थी वो चली जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। रिजर्वेशन चला जाएगा मिडिल क्लास फैमिली का, जो माँ बाप दिन भर मेहनत करके, हर दिन मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और कहते हैं सरकारी बाबू बनेगा, वो सरकारी बाबू का सपना खत्म हो जाएगा। वो मॉल में काम करने 8,000 के बराबर हो जाएगा। 10 घंटे काम करोगे, आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास आउट ग्रेजुएशन है या कोई भी डिग्री ली हुई है आपने, वो 20,000 के अंदर, 25,000 के अंदर सीमित हो जाएगी। आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। सरकार से रेलवे नहीं संभला, बीएसएनएल नहीं संभला, एलआईसी नहीं संभली, रेलवे नहीं संभल रहा, सड़कें नहीं संभल रही, एयर एविएशन नहीं संभल रहा। मुझे ये बताओ सरकारों से संभल क्या रहा है? एक कोने में फॉर्म बिल पास कर देना, कानून बना देना, लोगों पे देशद्रोह का आरोप लगा के उसे अंदर करवा देना, तानाशाही चल रही है, सरकार नहीं चल रही। इनसे कोई ट्रेड संभलता नहीं है, इनसे कोई काम संभलता नहीं है। यही मोदी जी जब कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में बैठ के वहां के सीएम बन के कहते थे, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते थे। आज वही कांग्रेस के बने हुए फॉर्मूलों को लागू कर रहे हैं। वही 70 साल। आपको पता है जब आप सपोज इस बीजेपी को हटा भी देते हो तो सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या होगा? वो कॉपी कैट वाली सिस्टम चालू हो जाएगी। जब ये सरकार जाएगी और नई सरकार आएगी ना, तो अगर उसने भी ये बात कह दी कि मोदी जी ने किया था तब आपने विरोध नहीं किया था तो मेरे में क्यों कर रहे हैं, ये एक नया ट्रेंड चालू हो जाएगा और वो केवल और केवल आपकी वजह से होगा, अंधभक्तों आपकी वजह से। इसी बात के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। आपको अंत में कहना चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन का जितना ज्यादा हो सके विरोध करिए, क्योंकि सरकारों का ही काम है इसे संभालना। हमारी सरकारी संपत्तियां ये सो कॉल्ड 70 साल के बाद और अंग्रेजों की बनी हुई प्रॉपर्टी है। ये किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है। जो सरकारें आएंगी उनका काम है इसे संभालना। एक अपना ही सामान किसी और के हाथों में रेंट पे डाल के 1 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ कमाने का जो इरादा ना, निहायत ही गलत है। सरकार का काम है सब कुछ हैंडल करना। सरकार ने कई सारे ब्रांचेस बना के रखे हुए हैं। सरकार, मोदी जी अपना रेलवे नहीं संभालते, मोदी के जो एम्प्लॉय हैं वो रेलवे संभालते। तो मोदी जी ये कहना बंद करें उनसे संभाल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉय रखा है सैलरी पे। लाखों रुपए सैलरी होती है, हजारों रुपए सैलरी होती है एम्प्लॉयज की। उस पर स्ट्रिक्ट रूल लागू करें, उस पर नियम लागू करें, बल्कि बजाय इन प्रॉपर्टीज को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने हुए। दुनिया में सबसे बड़ा जो आवासीय मकान है ना, वो मुकेश अंबानी का है, ठीक है, ये अडानी का है, इन सभी लोगों का है। ये केवल अपना झोला भरते हैं, आपका नहीं। गरीब मरता रह जाएगा, गरीब सड़ता रह जाएगा, लेकिन ये प्राइवेटाइज। आपको पता है यूपी में जो राज्यपाल है, यूपी में जो बड़े बड़े पद पे सब गुजराती हैं। दुश्मनी गुजरातियों से नहीं है। आप सपोज ये बीजेपी जो प्रधानमंत्री अगर यूपी के होते ना, तो बड़े बड़े पदों पे यूपी के, देश के अन्य भागों में भी यूपी के ही बंदे बैठते। मतलब ये अपनों को लेकर आ रहे हैं, केवल अपना
साइड बनाने के लिए हर जगह। तो ये भी एक कोई इत्तेफाक नहीं है, हर चीज़ों में साजिश चल रही है। आप देखिए, समझिए, फिर उस हिसाब से आपके पास एक ही ताकत है, आपका वोट, और वो आ रहा है, नेक्स्ट ईयर है यूपी का वोट, आप हिसाब से दीजिएगा। मिडिल क्लास फैमिली हो आप, सबसे बड़ी जनता हो आप, गरीब जनता हो आप, आपके पास एक सबसे बड़ी ताकत है वोट, और वोट अपने हिसाब से दिखिए, ना पैसों के लिए बिकिए, ना दारू के लिए बिकिए, ना किसी का अंधभक्त बन के बिकिए। अपना वोट सर्वश्रेष्ठ पार्टी को दीजिए। अपना वोट अगर नहीं है तो उसमें और भी ऑप्शन है, नोटा है, तरीके हैं, आप उसको समझाइए, लेकिन हाँ, किसी का अंधभक्त मत बनिए। नमस्कार, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा ऐसी ही किसी अमेजिंग न्यूज़ को लेकर के, या ऐसी किसी बेकार सी न्यूज़ को लेकर के। तब तक यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में बताइए। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।